नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी की स्टडी के एच पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर आपको भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जी की स्टडी के एच क्लास के साथ जुड़ जाइए। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में? एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? यहाँ पर आपको चरणों के नाम दे दिए गए हैं। प्रथम चरण, दूसरे चरण, सी ऑप्शंस में दे दिया गया है तीसरे चरण, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चौथे चरण। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप? कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के है जो कि दौरान कौन से चरण में किया गया था? कौन से चरण में किया गया था? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप, कि राजस्थान नाम का प्रयोग कौन से चरण में किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, दूसरे चरण में। ठीक है। और राजस्थान नाम को विधिवत रूप से मान्यता कब दे दी गई थी? 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से अपनाया गया। अपनाया गया कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग है जो कौन से चरण में किया गया था? तो द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण का कब निर्माण हुआ था आप मुझे बताइए। ठीक है। द्वितीय चरण का निर्माण कब हुआ था? 25 मार्च 1948। ठीक है। और प्रथम चरण का निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948। और तीसरे चरण का निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948 में। और चौथे चरण का निर्माण होता है यानी व्रत राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949। राजस्थान का जो एकीकरण है वे पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। और एकीकरण करने के लिए 7 चरण अपनाए गए थे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और सातवां चरण। ठीक है। तो यहाँ पर तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग दूसरे चरण में किया गया था। और राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से मान्यता दे दी गई थी कब? 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा सा चरणों के बारे में देख लेते हैं। एकीकरण एकीकरण 7 चरणों में किया गया था। कौन कौन से चरण थे वो? प्रथम चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। द्वितीय चरण था कौन सा? पूर्व राजस्थान। नाम भी याद रखना है आपको। तृतीय चरण था संयुक्त संयुक्त राजस्थान, व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान। छठा चरण था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। और सातवां चरण था वर्तमान राजस्थान।
राजस्थान के एकीकरण में इन 7 चरणों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मत्स्य संघ का निर्माण आपको पता है कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। और पूर्वी राजस्थान का निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948। और व्रत राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949। संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण हुआ था 15 मई 1949। और राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950। और वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चरणों के नाम भी याद रखने हैं और किसका निर्माण कब हुआ था। और राजस्थान का जो एकीकरण है इसमें कितना समय लगा था, तो 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। ठीक है, एकीकरण में समय लगा 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। समझ में आया। तो एकीकरण में इन 7 चरणों का प्रयोग किया गया था। 7 चरण बता दिए गए हैं मैंने, और इसके अलावा डेट वगैरह लिख दी है। तो आपको जो कि इन चरणों के नाम भी याद होने चाहिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ठीक है, और कब किया गया था। ठीक ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे। राजस्थान जो शब्द है इसका प्रयोग द्वितीय चरण में किया गया था और विधिवत रूप से अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2, क्या पूछा गया है। राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ी स्थित है। बूंदी पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर आपको क्षेत्रों के नाम दे दिए गए हैं। अरावली क्षेत्र, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकंदरा और बूंदी पहाड़ी स्थित है। तो आपको पता है जो मुकंदरा की पहाड़ी है वह राजस्थान की 3 जिलों में विस्तृत है, कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। मुकुंदरा, मुकुंदरा की पहाड़ी 3 जिलों में विस्तृत है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और ये जिले किस क्षेत्र में आते हैं आप बताइए मुझे। कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो सिंपल सी बात है, हाड़ौती क्षेत्र किस तरफ आएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। मुकंदरा की पहाड़ी तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। इसके अलावा बूंदी पहाड़ी स्थित है। बूंदी की जो पहाड़ी है ये भी दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। और बूंदी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है संतूर की पहाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से कि बूंदी की सर्वोच्च चोटी है, बूंदी की सर्वोच्च चोटी वो है संतूर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 353 मीटर। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी है, अर्ध चंद्राकार। क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है कि अर्ध चंद्राकार पहाड़ी विस्तृत है राजस्थान के किस क्षेत्र में। तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है,
एक ही बात है। या फिर पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है, जैसे लावा का पठार, लावा का पठार, या फिर मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार, या फिर दक्कन का पठार। तो ये चारों कहाँ पर विस्तृत है? ये भी है जो कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग है, ध्यान में रखना है। समझ में आया आपको? या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, जैसे लावा का पठार या दक्कन का पठार या हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भाग या क्षेत्र में विस्तृत है? तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। या अर्धचंद्राकार पहाड़ियां राजस्थान के किस भाग में विस्तृत है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। मुकंदरा की पहाड़ी तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है आपसे? यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, या फिर जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 3 कि निम्न में से किन किन जिलों समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं जिलों के, जयपुर, चूरू, अजमेर। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। इसके अलावा बाड़मेर, बूंदी, उदयपुर। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या? जोधपुर, राजसमंद, इसके अलावा उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप मुझे बताइए, और आप इसे सोल्व करके बताओ इसे कि निम्न में से किन जिलों समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में है जो कि रखे। तो आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम आप समझते हैं क्या क्रम होता है आरोही? छोटे से बड़े की ओर। तो देख लीजिए आप, यानी सबसे कम वर्षा राजस्थान के किस जिले में होती है, फिर उसके बाद थोड़ी सी ज्यादा, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा। तो देख लीजिए कौन से जिले होंगे वो। यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर कैसे हुए ये समझाइए आप मुझे, कैसे होंगे ये जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर? तो राजस्थान के नक्शे के हिसाब से हम समझ लेते हैं इसे। सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पर? जोधपुर। ठीक है, उसके बाद होगी राजसमंद। जोधपुर में सबसे कम, फिर थोड़ी ज्यादा राजसमंद में, और सबसे ज्यादा होती है फिर उदयपुर में। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर आरोही क्रम, यहाँ पर तो आरोही क्रम पूछा है, लेकिन अवरोही क्रम भी पूछ सकता है ये। अगर अवरोही क्रम आपको दे दिया जाए तो यानी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? उदयपुर में, फिर उसके बाद थोड़ी कम होती है राजसमंद में और जोधपुर में, यानी आपको अपोजिट कर देना है। यहाँ पर तो आरोही क्रम पूछा है, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे कम वर्षा जोधपुर में, फिर थोड़ी वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है राजसमंद में, उसके बाद थोड़ी सबसे ज्यादा हो जाती है वर्षा उदयपुर जिले में। ठीक है, राजसमंद से ज्यादा होती है उदयपुर जिले के अंदर वर्षा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम
4। तो इस प्रकार से आप राजस्थान का जो मैप है ना उसे भी भरना सीखो। राजस्थान का जो मैप है उसे आप भरना सीखो। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन उष्ण कटिबंधीय वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। आपको यहाँ पर जिलों के नाम दे दिए गए हैं। बीकानेर, जोधपुर, सिरोही और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पाली। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। बहुत सिंपल आंसर है कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन है जो कि किस जिले में नहीं पाए जाते हैं। तो बीकानेर, जोधपुर और पाली, इनमें तो कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंधीय वन किसे कहते हैं, कांटेदार वनों को, छोटी पत्ती वाले वनों को ही उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं बीकानेर, पाली और जोधपुर में। उष्ण कटिबंधीय वन इन जिलों में पाए जाते हैं। जबकि सिरोही में तो कैसे वन पाए जाते हैं, आपको पता है, उपोषण वन। उपोषण वन पाए जाते हैं माउंट आबू, सिरोही में, या फिर सदाबहार वन। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये भी माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि उपोषण वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं, तो माउंट आबू, सिरोही में। जबकि उष्ण कटिबंधीय वन जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, पाली, जोधपुर, इनमें पाए जाते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा होगा सी, ये उष्ण कटिबंधीय वन के जिले में नहीं पाए जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। जो भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं क्वेश्चन, वो आप कंप्लीट याद कर लीजिए, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि फिर से एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गलत युग्म का, गलत युग्म का चयन करें। यहाँ पर आपको गलत युग्म का चयन करना है। गिर, गाय। यहाँ पर नस्ल दे दी गई है आपको, मगरा, भेड़। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शेखावाटी, बकरी। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सुरती, ऊंट। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप क्या करने वाले हो। गलत युग्म का चयन आपको करना है। तो देख लीजिए, गिर गाय की नस्ल है, ये बात तो बिल्कुल सही है। मगरा भेड़ की होती है, शेखावाटी बकरी की होती है, सुरती ऊंट की बिल्कुल गलत है। सुरती तो भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है ये, भैंस की। तो ऊंट की नस्ल तो आप जानते हैं कौन कौन सी होती है, एक तो नाचना, गोमठ, या फिर जैसलमेरी ऊंट, बीकानेरी, ये ऊंट की नस्ल है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। गलत युग्म का चयन करना है, डी ऑप्शन। और गाय की इसके अलावा प्रसिद्ध नस्ल और कौन कौन सी आप मुझे बताइए। एक तो होती है राठी, इसके अलावा थार परकर, कांकरेज, ठीक है। इसके अलावा मालवी, ये गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। भेड़ की नस्ल आप जानते हैं कौन कौन सी होती है, मगरा, नाली, सोनाड़ी, चोकला और पूगल, ये
भेड़ की नस्ल होती है। बकरी की कौन कौन सी नस्ल होती है? जमुनापरी, जमुनापरी, जखराणा, लोही। ठीक है, इसके अलावा मारवाड़ी और शेखावाटी, ये बकरी की नस्ल होती है। और भैंस की कौन कौन सी नस्ल होती है? भैंस की एक तो होती है सुरती, यहाँ लिख देती हूँ भैंस की नस्ल। सुरती, मेहसाना, जाफराबादी, जाफराबादी। ठीक है, सुरती हो गई। इसके अलावा मुर्रा, मुर्रा भी प्रसिद्ध नस्ल है भैंस की। ठीक है, तो ये भैंस की नस्ल है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। इस प्रकार से यहाँ पर आपको नस्लों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जकराना किसकी नस्ल है या लोही किसकी नस्ल है। तो अब ये जो कि जानवरों की नस्ल भी याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर 6। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कि निम्न में से किसके शासनकाल में, निम्न में से किसके शासनकाल में, शासनकाल में तमाशा, तमाशा नामक लोकनाट्य, लोकनाट्य शुरू किया गया। ऑप्शंस दे दिए गए हैं महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है महाराजा सवाई सिंह, सवाई सिंह। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है महाराजा जयसिंह। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है महाराजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप क्या करोगे, मुझे बताइए आप कि निम्न में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया। तमाशे, तमाशा जो मूल रूप से है वो कहाँ का है, गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र का है तमाशा। ठीक है, तमाशा मूल रूप से तो कहाँ का ये, मूलत महाराष्ट्र का है। लेकिन जो तमाशे का विकास राजस्थान में हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जयपुर। ध्यान में रखना है आपको, तमाशे का संबंध जयपुर रियासत से है। और जो तमाशा का जो विकास है ये किसके शासनकाल में हुआ, यही पूछा गया है यहाँ पर। तो ये हुआ था प्रताप सिंह। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है बंशीधर, बंशीधर भट्ट। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आया है एग्जाम के अंदर कि तमाशा, तमाशा के प्रवर्तक हैं तो बंशीधर भट्ट। तो इसके प्रमुख कौन कौन से कलाकार हैं और कलाकार, अन्य कलाकार, गोपीचंद भट्ट। ठीक है, इसके अलावा मनु भट्ट, ये इसके प्रमुख कलाकार है। और तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है कि तमाशे का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर से है। और इसका विकास हुआ था प्रताप सिंह के समय और इसके प्रवर्तक बंशीधर भट्ट है। और इसके कलाकार है तो गोपीचंद भट्ट और मनु भट्ट। यहाँ पर नाम भी दिया जा सकता है कि गोपीचंद भट्ट का संबंध इस लोकनाट्य से है। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आते हैं। या राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 7। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कि देवी सांझी किसका अवतार है। इसका
अवतार है। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन ही है। यहाँ पर आपको देवियों के नाम दे दिए गए हैं, गायत्री, पार्वती। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उषा, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सीता। इसका तो सभी राइट आंसर आप कर दोगे। कि देवी सांझी किसका अवतार है, बताइए किसका अवतार है देवी सांझी? तो यह है पार्वती का अवतार। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और सांझी किससे बनाई जाती है? गोबर और मिट्टी से। गोबर एवं मिट्टी। सांझी किससे बनाई जाती है? गोबर से और मिट्टी से बनाई जाती है। और इसमें पूजन किया जाता है माता पार्वती का। माता पार्वती की पूजा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो कुंवारी कन्याएं। कुंवारी कन्याओं के द्वारा इसका पूजन किया जाता है। तो सांझी में माता पार्वती का पूजन किया जाता है। और केले की सांझी, एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ पर, कि केले की सांझी के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध जिला है वो है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है। और नाथ द्वारा किसके लिए जाना जाता है इसके अलावा? और पिछवाइयों के लिए। ठीक है, पिछवाइयों के लिए भी जाना जाता है नाथ द्वारा। पिछवाइयों का संबंध भी नाथ द्वारा राजसमंद से। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 8। तो यहाँ पर राजस्थान का आपको भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास, यहाँ से 10 क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 8। क्या पूछा गया है कि राजस्थान के एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण, चौथे चरण में किन 4 रियासत, 4 रियासतों को व्रत राजस्थान में शामिल किया गया? व्रत राजस्थान में शामिल किया गया। यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कोटा, टोंक, बूंदी। कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा। डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप क्या करोगे? कि राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में 4 रियासतों को व्रत राजस्थान में शामिल किया गया। चौथे चरण के बारे में पूछ रहा है। तो चौथे चरण में राजस्थान की किन किन रियासतों को शामिल किया गया था? चौथे चरण का निर्माण कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 को। व्रत राजस्थान, व्रत राजस्थान की बात कर रहा है ये, व्रत राजस्थान। और इसका निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 में। किन रियासतों को शामिल किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनकर आ सकता है कि कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, इनको, इन जिलों को है जी की, या इन रियासतों को कौन से चरण में शामिल किया गया था? तो आप बताइए मुझे।
कोटा टोक बूंदी झालावाड़ को राजस्थान के किस चरण में शामिल किया गया था? पहले तो चरण का नाम बताइए आप मुझे। दूसरे चरण में। और दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ। और इसका निर्माण कब हुआ था? 25 मार्च 1948। और दूसरे चरण में इसको शामिल किया गया था कोटा टोक बूंदी झालावाड़ को, और प्रतापगढ़ डूंगरपुर किशनगढ़ शाहपुरा, ये भी दूसरा ही चरण है। तो इन जिलों को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, 25 मार्च 1948 को। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये प्रथम चरण। और प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948। इन रियासतों को शामिल किया गया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि बनकर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, कि द्वितीय चरण में राजस्थान के किन रियासतों को शामिल किया गया था, या प्रथम चरण में राजस्थान की किन रियासतों को शामिल किया गया था, या फिर तृतीय चरण में राजस्थान की किन रियासतों को शामिल किया गया था, या फिर चौथा चरण या पांचवें चरण में राजस्थान की किन रियासतों को शामिल किया गया था। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। तो आपको नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, प्रथम चरण का क्या नाम है, द्वितीय चरण का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। ओशिया, ओशिया के कलात्मक मंदिरों, कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया। ओशिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं गुर्जर प्रतिहार, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कछवा, कछवाओं। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चौहानों, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है राठौड़ों। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप क्या करोगे? ये ओशिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया, बताइए किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ मैं। ओशिया के हरिहर मंदिर, ओशिया, ओशिया के हरिहर मंदिर, या फिर आवानेरी का हर्षद माता का मंदिर। ठीक है, आवानेरी हर्षद माता का मंदिर। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, या फिर रजोड़गढ़, रजोड़गढ़ के नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर। ये जो मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है आपको ध्यान में रखना है। इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया, गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित मंदिर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कोई भी आपको ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से उठा के दे सकता है कि आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर किस वंश के शासकों ने करवाया, किस शैली में निर्मित है। तो आपको ध्यान में रखना है जो ये चारों मंदिर हैं ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित मंदिर है, और गुर्जर प्रतिहारों ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि जैसलमेर का 1550, 1550 ईस्वी अर्ध शाखा
किसके आक्रमण किसके आक्रमण के कारण हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कारण हुआ, यहाँ पर नाम दे दिए गए आपको, फिरोज तुगलक, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अकबर, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अमीर अली, अमीर अली। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि जैसलमेर का 1550 ईस्वी का अर्धशाका किसके आक्रमण के कारण हुआ? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। आपको पता है जो जैसलमेर है वह अर्धशाकी के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अर्धशाकी के लिए पश्चिमी जिला है, कौन सा जिला है जाना जाता है? अर्धशाका, तो अर्धशाका के लिए जाना जाता है जैसलमेर। ठीक है, पहले देख लेते हैं प्रथम शाका कब हुआ था। 1310 या 11 के समथिंग माना जाता है इसका। ठीक है, अनुमानित डेट है ये, और ये हुआ था किस किस के बीच में? मूलराज के बीच में और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज के बीच में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की क्या होती है? विजय होती है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और जो द्वितीय शाखा है, द्वितीय शाखा होता है कब होता है? 1350 में, और किन किन के बीच में होता है? तो दूदा के बीच में और फिरोज तुगलक के बीच में। ध्यान में रखना है, इस समय आक्रमण करता है फिरोज तुगलक और दूदा, दोनों के बीच में होता है। इसमें भी फिरोज तुगलक की विजय होती है। और फिर जो कि अर्ध जो शाका हुआ, ठीक है, अर्ध शाका कब हुआ था? 1550 में। और किस किस के बीच में हुआ था ये? अमीर अली, अमीर अली के बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में होता है? एक तो अमीर अली थे, और इसके अलावा लोणकरण के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में है जो कि लोणकरण ने केसरिया कर लिया था, लेकिन वहां की स्त्रियों ने जौहर नहीं किया था। ठीक है, इसलिए इसको अर्धशाका बोलते हैं। इसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, केसरिया हुआ इसमें। ठीक है, केसरिया हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया, इसलिए अर्धशाका बोलते हैं। तो जैसलमेर का 1550 ईस्वी का अर्धशाका किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अमीर अली। ठीक है, प्रथम आक्रमण तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और उस समय मूलराज थे, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है। और दूसरा शाका हुआ था फिरोज तुगलक और दूदा के समय में, जिसमें फिरोज तुगलक की विजय होती है। ठीक है, और अर्ध शाका हुआ था किसके समय में? अमीर अली के समय में, और अमीर अली ने आक्रमण किया था। और लोणकरण के बीच में हुआ था, जिसमें लोणकरण ने है जो कि केसरिया कर लिया था, लेकिन इसमें जौहर नहीं हुआ था। इस कारण है जो कि जैसलमेर का यह अर्धशाका कहलाता है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।